मैं अपनी माँ की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। शांति देवी बहू के मायके से आए हुए सामान को देख गुस्से में लाल पीली होती हुई बोली, एक भी सामान ढंग का नहीं दे रखा जो हमारे घर में रखा जा सके। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। हमने तो सोचा था कि सरकारी मास्टर की इकलौती बेटी है, कम से कम ब्याह तो ठीक से करेंगे, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। अपने अरमानों पर यूँ पानी पड़ता देख उनका गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी बहू दिव्या के ऊपर तानों की झड़ी लगा दी थी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। जब से दिव्या ने बहू के रूप में शांति निवास में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का ताना सुनना तब और अखर रहा था जब दिव्या का पति समर भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी दिव्या उससे कुछ कहती तो बदले में यही जवाब मिलता, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। शांति देवी जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। जब ऐन फेरों के वक्त शांति देवी ने 4 लाख रुपए की डिमांड दिव्या के पिता विशंभर नाथ के सामने रख दी, तो दिव्या के पिता ने साफ कह दिया, समधन जी, मैं एक शिक्षक हूँ और दहेज प्रथा के विरुद्ध रहा हूँ। माफ़ कीजिए, मैं अपने उसूलों से नहीं हट सकता। अब इस ज़माने में यदि बारात वापस लेकर जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब हर पल दिव्या और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। हर रोज़ शादी में हुआ एक एक खर्चा दिव्या के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, वगैरह वगैरह। एक दिन बेटी को देखने की इच्छा से विशंभर नाथ ने 5 डिब्बे मिठाई और फलों की टोकरी लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि समधी आने वाले हैं, लेकिन किसी ने बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। दिव्या ने जब अपने पिता को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। शांति देवी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हैं तेरे पिताजी जो भागी जा रही हैं? खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। दिव्या से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल दिया। माँ जी, मेरे पिता की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी, तो क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की? क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके? बोलिए माँ जी। दिव्या की बात सुनकर शांति देवी की बोलती बंद हो गई। विशंभर जी ने दिव्या को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन हक की बात ज़रूर बोलना। अब ये तुम्हारा भी परिवार है, इसलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। और हाँ समधन जी, मैंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी दिव्या के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार कहें। रही बात दहेज की, तो वो तो ना मैं कभी दूंगा और ना ही लूँगा। अब दिव्या आपके घर की इज्जत है, इसलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर विशंभर नाथ जी ने विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। शांति देवी को भी समझ में आ गया था कि अब उनका पाला किसी गाय से नहीं, शेरनी से पड़ा है, इसलिए अब जो है उसे ही स्वीकार करने में उनकी भलाई है।